तो आज के मुद्दे में बात आरुषि मर्डर केस की 9 साल तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया है। आज हम सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी चूक की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते और वापस लौटेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ। दिल्ली की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ी जांच एजेंसी की सबसे बड़ी फजीहत भी हो गई। तमाम आरोपी एक एक कर बरी हो गए। पिछले कई सालों से जेल में कैद मम्मी पापा को भी अदालत ने बरी कर दिया। सवाल ये कि 9 साल बाद भी आरुषि का कत्ल एक राज क्यों बना हुआ है। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की रिहाई के आदेश के बाद ये सवाल कुछ और तल्ख अंदाज में जांच एजेंसी से पूछे जा रहे हैं। पहले यूपी पुलिस की जांच, फिर सीबीआई जांच और 9 साल की लंबी कानूनी जंग और आखिर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का फायदा देते हुए तलवार दंपति को रिहा कर दिया। पूरी जांच में कहां चूक हुई, जानकार इस पर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सीबीआई ने बताया कि आरुषि हेमराज की हत्या एक कमरे में हुई। बाद में हेमराज का शव छत पर ले गए। इस पर जज ने सवाल किया कि अगर नौकर हेमराज की हत्या आरुषि के कमरे में ही की गई तो उसका ब्लड आरुषि के कमरे में क्यों नहीं मिला। सीबीआई का कहना था कि हेमराज के सिर में जहां चोट लगी वहां से तुरंत खून नहीं निकलता, बाल भी घने थे जिससे खून रुक गया। जज ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने कहा कि सिर में इतनी गहरी चोट के बाद खून गिरना ही चाहिए था, यानी हत्या कमरे में नहीं हुई। कोर्ट में सीबीआई की बंद घर में कत्ल वाली थ्योरी भी नहीं टिक पाई। सीबीआई अंदर से नौकर को चाबी देने का डेमो ठीक ठाक नहीं दोहरा पाई। शराब की बोतलों ने सीबीआई की थ्योरी को और भी संदेह के दायरे में ला दिया। 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बार सीबीआई ने लिख के भेज दिया कि डॉक्टर तलवार का तो कोई दोष नहीं है। उसके बाद फिर 4-5 साल जांच हुई और 4-5 साल की जांच के बाद दोबारा सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, ये कहते हुए कि हमारे पास डॉक्टर के या किसी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। तो इतनी बड़ी एजेंसी अगर लिख के दे रही है कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब सबूत नहीं है। जानकारों के मुताबिक सीबीआई ने कहा कि आरुषि पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गवाही दी है, लेकिन हाईकोर्ट में साबित हुआ कि डॉक्टर ने सब्जेक्टिव फाइंडिंग के आधार पर राय दी। इनका कोई एविडेंस नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का नुपुर तलवार के माता-पिता ने स्वागत किया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद तो खुशी तो काफ़ी हो गई, क्योंकि इसका इंतज़ार तो काफ़ी दिनों से था। जब से वो शुरू हो गया था हाईकोर्ट में, तब से तो इंतज़ार ही इंतज़ार था। लेकिन कल फैसला आने के बाद तो खूब अच्छा सा लगा। बेटी का कत्ल और आरोपी बन गए माता-पिता। नोएडा के एक घर में शुरू हुए सस्पेंस कथा में कोर्ट कचहरी का चक्कर है। डासना जेल में बिताए गए यातना के पल हैं और इन सब के बीच कुछ भटकते सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यकीनन ऐसे कई सवाल हैं जो इस फैसले के बाद भी बने हुए हैं और इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शांतनु सेन साहब हैं, आप जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई के। हमारे साथ तनवीर अहमद साहब जुड़ रहे हैं, आप आरुषि के अभिभावकों के अधिवक्ता हैं। हमारे साथ आर.के. कपूर साहब हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ IPS अफसर हैं। और हमारे साथ ऋचा रोहतगी जुड़ रही हैं, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले मैं आर.के. कपूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूंगी। कपूर साहब, ये बताइए, 9 साल 4 महीने 28 दिन, इतना तो साफ हो चुका है कि संदेह कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो सबूत की जगह नहीं ले सकता है। सवाल जस का तस बरकरार है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज और मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि क्या आरुषि को इंसाफ मिल पाया है। ये सवाल जो है काफी मुखर हो रहा है एक बार फिर से। देखिए, हत्यारा कौन? हाँ, देखिए, जहाँ तक ये बात है कि हत्यारा कौन, तो एक सवाल पूछा गया था कि क्या जो उनका जो कातिल है, अगर तलवार कातिल नहीं है, तलवार दंपति कातिल नहीं है, तो कौन है। तो मैंने उसका जवाब सीधा दिया था कि तलवार दंपति के खिलाफ जो चार्ज लगा, चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद जो अल्टीमेटली कन्विक्शन होगी ट्रायल कोर्ट में, कन्विक्शन के बाद जब अपील जब हाईकोर्ट में फाइल हुई, तो हाईकोर्ट ने ये देखना होता है कि क्या ट्रायल कोर्ट का फैसला बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, सस्पिशन नहीं, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के मुताबिक है कि नहीं है। जी देखिए, अपील कोर्ट की वो पूरी पावर्स होती हैं जो ट्रायल कोर्ट की होती हैं। यानी कि अपील कोर्ट पूरे तरीके से दोबारा एविडेंस को एग्जामिन कर सकता है, ये देखने के लिए कि क्या जो सजा सुनाई गई है वो ठीक सजा सुनाई गई है या कहीं मटेरियल कंट्राडिक्शन के बाद। हमारे साथ तनवीर अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं, आप आरुषि के अभिभावकों के वकील हैं। तनवीर अहमद साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लगभग 9 साल की ये अदालती लड़ाई है जो आपने लड़ी है और उसके बाद हाईकोर्ट का ये फैसला, किस तरीके से देखेंगे आप इस पूरी कानूनी लड़ाई को?
देखिए, हम तो पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, खुदा का, कि भी जो काम हम लोगों ने शुरू किया सन 2012 में जब ट्रायल शुरू हुआ जी। मैं दिल्ली से गाजियाबाद हफ्ते में 3 या 4 दिन ट्रायल लड़ने के लिए जाता था। लगभग 30 गवाह हमने वहाँ पर क्रॉस एग्जामिन किए। जो काम वहाँ पर किया, अनफॉर्चुनेटली ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे फेवर में नहीं गया, लेकिन हमने कोई हिम्मत हारी नहीं और मेहनत करी। और 4 महीने जो इलाहाबाद की खंडपीठ के सामने बहस हुई, तो 16 अलग अलग सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहस हुई जी। सारा एविडेंस दोबारा देखा गया। देखने के बाद में साफ तौर पे जजमेंट भी मेरे सामने है। आपने ये पाया, आपने देखा कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको बाइज्जत बरी किया गया है जी। तो इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि हमारे क्लाइंट्स बरी हुए हैं। लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि तनवीर अहमद साहब, मैं आऊंगा आपके पास। कि जिस हमारे साथ शांतनु सेन साहब भी हैं, आप जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई में। शांतनु सेन साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, उस वक्त के सीबीआई के निदेशक रह चुके अरुण कुमार का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि आरुषि मर्डर की पूरी जांच प्रक्रिया के बाद सीबीआई की साख पर कुछ सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब खोजे जाने की जरूरत है? सवाल तो आप खड़ी हैं और आप खड़ा करेंगे भी जी। सवाल तो हमें फेस करना ही है जी। पर एक बात आपको बैकग्राउंड में ये देखना है, ये एक मर्डर केस जैसे और केसेस होते हैं वो सीबीआई के पास फ़ौरन नहीं आते हैं। मर्डर केस हुआ, रेप केस हुआ, डिकॉइटी केस हुआ, जो सीबीआई के पास आते हैं वो कुछ चंद दिनों के बाद, कभी महीनों के बाद, कभी सालों के बाद आते हैं, जब उसके पहले स्टेट पुलिस उसकी तफ्तीश कर लेती है और स्टेट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जी। ये केस काफ़ी दिन पहले ही आ गया था। पर इस केस आने के पहले जो सीन ऑफ क्राइम था, उस सीन ऑफ क्राइम को प्रॉपरली प्रोफेशनली प्रोटेक्ट नहीं किया गया। बिल्कुल। और सब जानते हैं कि सीन ऑफ क्राइम को पूरी तरह डैमेज किया गया, सत्यानाश किया गया। यहाँ तक कि सीन ऑफ क्राइम की इंस्पेक्शन में बहुत लकुने थे। एक डेड बॉडी जो छत पर पड़ा हुआ था वो भी नहीं मिला था जिन्होंने इंस्पेक्शन किया था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो डेड बॉडी नहीं पाते हैं तो उन्होंने क्या सीन ऑफ क्राइम देखा होगा। अब सीबीआई ने इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन शुरू की यूपी पुलिस के करने के बाद, उससे आगे बढ़ेगी। जो सामान, जो मामला, जो नतीजे में यूपी पुलिस पहुंची थी, जो चीज़ यूपी पुलिस ने देख ली थी, जो यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में था, उसी से आगे बढ़ रही थी सीबीआई। और ऐसे ही सीबीआई बढ़ती है और ऐसे ही सीबीआई केस सॉल्व करती है। इस केस में सीबीआई ने पहले एक टीम लगाई, फिर दूसरी टीम लगाई, दोनों ने बहुत कोशिश की, प्रोफेशनली कोशिश की और अल्टीमेटली उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम तो केस को कोई नतीजे में नहीं पहुंचा पाए, ठीक है, हमारे पास सबूत, पक्का सबूत नहीं है, हमारे पास सिर्फ शक है। इसके बाद भी जब स्पेशल कोर्ट ने ज़बरदस्ती की और उनकी क्लोजर रिपोर्ट को फेंक दिया, इनकार कर दिया, तब सीबीआई से बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सीबीआई ने रिवीजन फाइल नहीं की जी। सीबीआई चुपचाप स्पेशल कोर्ट की ऑर्डर मान गई और स्पेशल कोर्ट का ही रास्ता में आगे बढ़ी सीबीआई। इससे ये हुआ कि नूपुर तलवार और राजेश तलवार की बात भी दूसरे कोर्टों ने नहीं सुनी क्योंकि चार्ज हो गया था और सीबीआई अपोज कर रहा था। तो सीबीआई हाथ मिला लिया स्पेशल कोर्ट के साथ। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर साहब भी हैं, हमारे साथ यूपी के वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर साहब भी हैं। अमिताभ ठाकुर साहब, आप तो लगातार पुलिसिंग को लेकर भी सवाल खड़ा करते रहे हैं। आपसे समझना चाहूँगा सर, जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी कह रहे हैं कि नोएडा पुलिस को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, दरअसल में शुरुआत में चूक वहीं से होती है। सीन ऑफ क्राइम की बात जो यहाँ पर हो रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? आपको लगता है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस को जो जिम्मेदारी और जवाबदेही निभानी चाहिए थी, वहीं से कहीं गड़बड़ हुई? अमिताभ ठाकुर साहब। तो ऋचा रोहतगी हमारे साथ लगातार है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋचा जी, एक चीज़ तो लाउड एंड क्लियर है कि 9 इयर्स डाउन द लाइन अगर हम बात करते हैं, आज की तारीख पर आखिर बात करते हैं, तो
हैंडलिंग को लेकर जो है सवाल उठ रहे थे इस पूरे केस में, और वेपन्स का जो इस्तेमाल किया गया था वो आज तक सीज नहीं किए गए हैं। अगर हम बात करें उन मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो कि पेरेंट्स के रहे होंगे, उनको सीज नहीं किया गया। और क्राइम सीन से अगर हम यहाँ पर कोरिलेट करना चाहें तो कैसे आप एनालाइज करेंगे कि 9 साल बीते लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई भी वेपन सीज नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये केस उन केसेस में से है जो कि व्हाट एग्जैक्टली नॉट टू बी डन एट द सीन ऑफ क्राइम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो हमें काम सीन ऑफ क्राइम पे, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट थिंग इज टू बैरिकेड द सीन ऑफ क्राइम, दैट यू हैव टू डू नॉट लेट एनीबडी एंटर द सीन ऑफ क्राइम। आप नहीं किसी को आने दे सकते, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मीडिया हो, और यहाँ हर कोई मौजूद था। एग्जैक्टली द पॉइंट। यहाँ पे सभी लोग छेड़खानी हुई होगी एविडेंसेस के साथ। एक हम लोगों का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस है जिसको बोलते हैं लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। हमें इसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करने देना होता है। अगर आप किसी को भी क्राइम सीन में एंटर करने की अनुमति देते हैं तो वो अपने साथ कुछ लेकर आ सकते हैं और वहां से कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस लेके जा सकते हैं। वरिष्ठ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ ठाकुर से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ IPS अफसर हैं। अमिताभ जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है कि इस मामले में नोएडा पुलिस की लापरवाही एक बड़ी वजह रही जिसके कारण आज भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि कातिल कौन है? नोएडा पुलिस को एक दिन लग जाता है ये जानकारी हासिल करने में कि हेमराज का शव उसी मकान में ऊपर पड़ा हुआ है। क्राइम ऑफ सीन नोएडा पुलिस की कहीं प्राथमिकता में ही नजर नहीं आता। जो बातें मौके पे दिखी, अगर मैं उसको नकारूं उसमें वो गलत तो हो नहीं जाएगा। आपके पास क्या सही है, कई सारी ऐसी गलतियां हुई, इसका लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा इस केस को। जी, मुझे लगता है कि कई बार स्थानीय पुलिस चीजों गंभीरता से नहीं लेती है। यह भी एक दिखने की बात है। कई बार होती है, नहीं मालूम होगा संभवतः कि एक नजीर होने वाला ये मुकदमा, एक यादगार मुकदमा होने वाला है। उन्होंने रूटीन में इसको लिया जैसे अक्सर कहते हैं मुकदमा एक यादगार मुकदमा होने वाला है। उन्होंने रूटीन में इसको लिया जैसे अक्सर लेते हैं। और आप तो अमिताभ ठाकुर सर की आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। तनवीर अहमद हमारे साथ लगातार हैं, आरुषि के अभिभावकों के वकील हैं। तनवीर अहमद साहब, मैं जानना चाहूंगी आपसे, 25 नवंबर 2013 और 12 अक्टूबर 2017, लगभग 4 साल का जो पूरा टाइम फ्रेम था, आप लगातार संपर्क में थे तलवार दंपति के, लगातार मुलाकातें होती थी और कई तरह की बातें होती थी। किस तरीके से इस पूरे वक्त को आप चुनौतीपूर्ण बताएंगे और क्या उतार चढ़ाव जो हैं इस दौरान 4 साल में महसूस किए गए, देखे गए, उस अनुभव को साझा करें। देखिए, इसमें जो पर्सनल फ्रंट पे मैं बात कहूंगा कि अगर ये जो कल केस हमारा बरी हुआ है, डॉक्टर तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को अदालत ने बेगुनाह बताया है, इसमें पहले मैं आपके श्रोताओं के लिए ये कह दूं कि कल जो मैं टीवी चैनलों में देख रहा हूं, एक बात ये चल रही है कि कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। जी, ये टोटल गलत है। जजमेंट आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। एक तो जो है जी, हमारे क्लाइंट्स को ऑनरेबली एक्सोनरेट किया गया है। अब रही दूसरी बात, जो ये एक्विटल इसलिए हुआ कि जो तलवार दंपति दोनों थे वो शुरू से निर्दोष थे। जहां नीचे हम लोगों की सजा हुई तो एक नेवर से डाई अप्रोच से, एक न थकने वाली बात कि हम बेगुनाह हैं, हम आखिर तक इस केस में लड़ेंगे और हम ये साबित करेंगे माननीय खंडपीठ के सामने कि ये कत्ल हम लोगों ने कभी नहीं किए, जो इल्जाम बनाए गए वो बेनोदन। अब इस बात की आपकी श्रोताओं के लिए और आपके बाकी पैनल मेंबर्स के लिए पुष्टि कैसे हो रही है, इसकी पुष्टि अगर आप जजमेंट का पैरा नंबर 231 जी और 235 देखेंगे तो पूरा ही पुष्टिकरण उसमें हो रहा है। देखिए, सीबीआई की विवेचना के दौरान ये बात सामने आई थी कि साहब हेमराज का खून और डीएनए जी उस समय के मुलजिम जो गिरफ्तार हुए थे कृष्णा, उसके तकिए पे मिले थे। उसके मुताबिक आगे सीडीएफडी का एक डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव प्राप्त हुआ था। बिल्कुल कि साहब वाकई जो है उसका खून और डीएनए उसके तकिए पे आया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जब हेमराज पे कातिलाना हमला हुआ उस समय वो कृष्णा मुलजिम जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया था जी, उस स्थिति में उसके सामने मौजूद था। अंतनु साहब, सवाल ये कि क्या
आपको लगता है कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के लिए ये बहुत मुश्किल काम था कि वो हत्या किसने की है ये बता सके, पता लगा सके? क्या वाकई इतना मुश्किल काम था? मुश्किल या नहीं मुश्किल इसका कहना बहुत मुश्किल है, या मैं इस पर मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। जितना भी मुश्किल काम हो सीबीआई उसको तफ्तीश करती है, और सीबीआई ने अपना नाम कमाया है मुश्किल केसों में तफ्तीश करके, छानबीन करके उसको उस केस को कोर्ट में भेज के सज़ा दिलाने में। ये केस में सीबीआई के जो हैंडीकैप्स थे वो आपको सबको पता है, दोबारा दोहराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सर 16 तारीख को आरुषि की हत्या होती है, शांतनु साहब, 16 तारीख को आरुषि की हत्या होती है, 1 जून को मामला सीबीआई को दे दिया जाता है। 14 दिन के अंदर मुद्दे पे टिप्पणी कर सकता हूं। 9 साल तक कानूनी कार्रवाई करती रहती है सीबीआई अपने स्तर पर। कभी नौकरों को गुनहगार बताती है, कभी अभिभावकों को गुनहगार बताती है। सीबीआई ने आप एक चीज को जानबूझ के शायद भूल जा रहे हैं। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, सीबीआई ने किसी को गुनहगार नहीं बताया था। सीबीआई ने केस को क्लोज करने के लिए कहा था। ये बात आप क्यों नहीं मानते हैं? जो सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट, तनवीर अहमद साहब, जरा आप इस मामले पर रोशनी डालिए। सीबीआई ने एविडेंस टैंपर करी है, सीबीआई ने उतनी गंभीरता से काम किया, किसी को गुनहगार नहीं ठहराया। मैं आपको एक बात बताऊं, सीबीआई ने तफ्तीश करने के बाद और सीबीआई की तफ्तीश की जानबीन हो सकती है। आपने सीबीआई की तफ्तीश देखी नहीं है, आपने सीबीआई का काम पर नजर नहीं दिखाया। सीबीआई ने केस देखा और स्पेशल कोर्ट ने इस केस को देखने के बाद तो सुन लीजिए, शांतनु साहब सुन लीजिए, जरा तनवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात जरा सुन ले, शांतनु साहब सुन जी, कहें तनवीर जी। देखिए सेन साहब, आप सीबीआई के एक अहम अफसर रहे हैं। मैं इस केस में वकील जो है ट्रायल कोर्ट से रहा हूं, जिरे सारी हमने करी है इसमें। आज अगर आप हाई कोर्ट का फैसला देखेंगे तो जो 25 नवंबर और अक्टूबर के 2013 के महीने में हमने बहस करी थी ट्रायल कोर्ट में कि हमारे खिलाफ और हमें फंसाने के लिए सीबीआई ने इस केस में एविडेंस को टैंपर किया, मैनिपुलेट किया, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपहोल्ड किया है। अगर आप ये जजमेंट पढ़ेंगे, कृपया आप जो है पैरा 231 और 232 पे नजर मारें। हम लोगों ने ये तर्क और ये आर्ग्यूमेंट करी थी कि देखिए साहब, जो कृष्णा के यहां से पिलो कवर मिला हुआ था उसको टैंपर किया गया, उसकी चिट्ठियां बदलाई गई, स्लिप्स बदलाई गई। जी मैं एक सवाल जो है नीचे अदालत ने हमारी ये बहस जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। एक सवाल करने दीजिए, आप बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर सवाल कर लें, आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। इस जजमेंट के सुनिए मैं आपको बता देता हूं फॉर योर कंजम्पशन। द ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय द मीन्स ऑफ दिस जजमेंट हैज इंडाइटेड द सीबीआई वेरी क्लियरली बाय रिटर्निंग अ फाइंडिंग that CBI investigators tampered evidence to the detriment of my clients. Please read para 231 and 232. शांतनु साहब कहिएगा, तनवीर जी ने अपनी बात कह दी। That you filed a closure and the court started the तनवीर साहब आप process. सुन लेते हैं। शांतनु साहब, आप मेरी बात रिबट नहीं कर पाएंगे, आप जजमेंट पढ़ें। आपको इंडाइट किया गया है, फाइंडिंग आई है कि सीबीआई ने अपने कब्जे में मौजूद छेड़खानी की। शांतनु जी कहें, सवाल सुनेंगे? तनवीर साहब सवाल सुनेंगे? कहें। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों फाइल की? जवाब दीजिए। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों फाइल की? आपका सवाल मैं सुनने के लिए बैठा हूं। बिल्कुल क्यों फाइल की? सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों फाइल की? मैं जवाब दूं? जी दीजिए। मैं बताऊं आपको, जवाब दूं? दीजिए। सीबीआई ने कभी क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल की, ये आपका वहम है। अगर सीबीआई की रिपोर्ट आप देखेंगे तो दैट वाज अ क्लोजर इन अ कैमोफ्लेज। नहीं की। सीबीआई ने जो रिपोर्ट फाइल की वो दरअसल एक चालान था जिसमें आखिरी में उन्होंने क्लोजर की एक फार्सिकल और बेबुनियाद रिक्वेस्ट करी थी। इट वॉज अ चार्जशीट कैमोफ्लेज्ड।
It was not a closure. That is why that closure was rejected. And the CBI had filed that report upon tampering of evidence and twisting the witness statements. CBI की जो दूसरी टीम AGL कॉल के तहत काम करी, उन्होंने जो गवाहों के बयान बदले, वो गवाहों के बयान के बेसिस में जानबूझ के पेरेंट्स के खिलाफ शक बनाने के लिए जो है वो बयान बदले थे। उन गवाहों का अब डिवीजन बेंच की जजमेंट ने क्या हाल किया है, बाकी मेहमानों से भी कुछ सवाल समझने की कोशिश करते हैं। तनवीर साहब आते हैं आपके पास। रिचा रोहतगी हमारे साथ हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। रिचा, पहले तो तनवीर साहब की बात से आपका कितना इत्तेफाक कि जितने भी कंक्लूसिव एविडेंस थे क्राइम सीन पर उनको टैंपर किया गया था? बिल्कुल सही बात है ये कि जितने भी कोरोबोरेटिव एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पे क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी। और आज भी जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो मर्डर वेपन ऑफ ऑफेंस जो है उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में कपूर साहब एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि ऐसी सजा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता है, इतनी सख्त टिप्पणी करता है, तो इसका मतलब क्या कुछ? देखिए, मर्डर में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम सजा तो है ही नहीं। वो तो सजा अगर कन्विक्शन हो जाती है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो कोर्ट को देनी ही थी, वो तो उन्होंने दे ही दी। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जब हाईकोर्ट ने ये पाया है कि जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, इट वाज नॉट ए केस ऑफ डायरेक्ट, उसके बाद भी उम्र कैद की सजा नहीं, वो तो ट्रायल कोर्ट ने दी ना। ट्रायल कोर्ट के हिसाब, देखिए ट्रायल कोर्ट ने जब कन्विक्शन करी तो ट्रायल कोर्ट के हिसाब से तो एविडेंस सफिशिएंट था, लेकिन हाई कोर्ट एज ए फर्स्ट अपील कोर्ट भी पूरी तरह से एविडेंस को दोबारा देख सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है। और हाईकोर्ट ने इवैल्यूएट किया कि इतनी मटेरियल कंट्राडिक्शन है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में अगर एक कड़ी दूसरी कड़ी से नहीं मिल पाती तो आप एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो वही हाईकोर्ट ने किया कि जब चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट नहीं होती है तो एक्यूज को यह प्रूव नहीं करना कि मर्डर किसने किया है जी, एक्यूज को सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया है, वो प्रूव कर पाए और हाईकोर्ट ने उनका एक्विटल कर दी। बिल्कुल, रिचा रोहतगी इसलिए कहा जा सकता है कि जो टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस है, जो पूरे माहौल को देखा जाए, क्राइम सीन को देखा जाए, संदेह कितना भी यहाँ पर मजबूत क्यों ना हो, गहरा क्यों ना हो, वो कभी भी यहाँ पर सबूत साबित नहीं हो सकता। और इस बात को पूरी तरह से यहाँ पर ये मामला जो है प्रमाणित करता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले तो उन्होंने बोला कि मर्डर वेपन्स जो है वो गोल्फ क्लब है। देखिए, मैं आखिर में एक बात ये कहना चाहूंगा, आता हूं आपके पास। तनवीर साहब 2 मिनट दीजिए, बस आता हूं। उसके लास्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट की एग्जामिनेशन में बोल रहे कि वो हॉकी स्टिक है, अल्टीमेटली वो बोल रहे कि सर्जिकल वेपन है, सर्जिकल स्कैल्पेल है, और फिर फाइनली डीएनए भी नहीं उसमें से निकल रहा है बिकॉज रिपोर्ट अब फाइनल बोल रही है कि देयर वाज नो ब्लड फाउंड। जी सो आप इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन ही हो रहा है। तो जब आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी कहिए, साथ ही साथ ये क्लियर नहीं हो रहा है। क्या इस फैसले के बाद ये मान लिया जाए कि आरुषि के अभिभावकों की मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं, या अभी मामला सर्वोच्च अदालत में भी जाने वाला है, और आप कितने तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सीबीआई के खिलाफ वर्डिक्ट गया है, सीबीआई को अपील करने का पूरा अधिकार है जी। यदि सीबीआई अपील करती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस इशू करती है तो वहां पर भी हम पूरे अपने दमखम से, अपने बेहतरीन तरीके से अपने क्लाइंट्स की वकालत करेंगे। लेकिन एक अहम मुद्दे पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई साहब की शक कितना भी हो तो वो जो है जरूरी सफिशिएंट नहीं होता। इस केस का अगर आप जो है विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे ऑनरेबल डिवीजन बेंच की जजमेंट से कि शक भी जो पेरेंट्स के लिए पैदा किया गया केस के अंदर, वो भी मैनिपुलेट करके किया गया। शक नेचुरल नहीं आया, शक को बनाया गया जी। और जहां तक मेरी ये आपके जो वर्दी पैनलिस्ट हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट जी, नो, you see the evidence against Talwars has now been found to be based on manipulations. Absolutely. आपने जबरदस्ती हमारे क्लाइंटों के खिलाफ शक बनाया, इसीलिए तो आपका केस बिखर गया। शांतनु सेन सर क्या कहिएगा? इसीलिए हमने आपके केस के चिथड़े उड़ा दिए हाई कोर्ट में। सुन लेते हैं तनवीर साहब, सुन लेते हैं शांतनु जी। देखिए, अगर स्ट्रिक्चर्स पास है अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट एंड अगेंस्ट सीबीआई, तो अगर वो स्ट्रिक्चर्स पास हैं तो उसकी एक्शन लेना पड़ेगा सीबीआई को और हाई कोर्ट को भी लेना पड़ेगा। देखिए, जहां आप सीबीआई को मैनिपुलेट करने का कोई शक नहीं है, ठीक है, पर ये जो कहना
लेकिन हमारे हाईकोर्ट ये कहता एडवोकेट है साहब का कि आपने सीबीआई ने कामोफ्लाज किया। अगर हाईकोर्ट सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, वो लैंग्वेज जो सीबीआई की ऐसी ही होती है जी। लेकिन शांतनु साहब, अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि इतनी सख्त सजा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता, तो क्या आपको लगता है कि आप मानते हैं कि सीबीआई ने अपनी तरफ से कुछ अति सक्रियता दिखाई बिना ठोस जांच छानबीन के? इस टिप्पणी का क्या कुछ मतलब आपके हिसाब से? क्या है यार इसको मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी आपसे सर। देखिए, सीबीआई ने अगर मैनिपुलेट किया है, सीबीआई, मैं तो मान रहा हूँ सीबीआई की गलती है कि सीबीआई अगेंस्ट द स्पेशल कोर्ट ऑर्डर्स रिवीजन फाइल नहीं की। अगर सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट जेन्युइन था और सीबीआई मानती थी कि उनके पास एविडेंस नहीं है, तो इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर था, इसको चैलेंज करना चाहिए था सीबीआई को। सीबीआई ने चैलेंज नहीं करके सीबीआई ने ये मान लिया जो उनके पास मटेरियल है टू फाइल ए चार्जशीट, और उसके बाद से सीबीआई को इस केस को प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन और अगर इसको करते हुए सीबीआई ने मैनिपुलेशन किया है तो वो तो बहुत ही गलत बात है। साबित नहीं कर पाई। यही कारण रहा कि हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी भी सुनने को मिली सीबीआई को अपनी कार्यशैली को लेकर, और इन सब के बीच 9 साल चले जीरो कोर्स, क्योंकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है जो 16 मई को था कि आरुषि का कातिल आखिर कौन?